रामपुर गांव की वो शाम कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। ऐसी ठंड जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि सोच को भी जमाने लगती है। हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में कोई सरसराहट नहीं थी। उसमें एक अजीब सी सांसें लेने वाली खामोशी थी। ऐसा लगता था जैसे हवा खुद डर के मारे चुपचाप गुजर रही हो। रामपुर एक सीधा साधा गांव था, लेकिन रात के वक्त ये गांव अपना रंग बदल लेता था। गांव के लोग कहते थे, रामपुर के रास्ते दिन में आम होते हैं, लेकिन रात को यादें बन जाते हैं, और वो यादें कभी कभी लौट कर आती हैं। गांव की चौपाल के कोने पर एक पुराना सा चाय का ढाबा था। पुरानी टिन की छत, थरथराती लकड़ी की बेंच और एक पीला बल्ब जो बार बार झपक रहा था जैसे दम तोड़ने वाला हो। वहीं आज 4 दोस्त आग के इर्द गिर्द बैठे ठंड से लड़ रहे थे। लो भाई, असली ठंड तो अब शुरू हुई है। लगता है आज कोहरा हड्डियां गला देगा। सही कहा। इस मौसम में ढाबे की कड़क चाय और तुम लोगों की बकवास, मजा ही अलग है। ऊपर से आज फिर बिजली चली गई। पूरा गांव कब्रिस्तान जैसा लग रहा है। अरे बिजली जाए तो जाए, हम दोस्त तो यहीं मिल जाते हैं, बस चाय मिलती रहे। चाय की गर्म भाप उठी, पर हवा अचानक और ज्यादा ठंडी हो गई, जैसे किसी ने बर्फ की सिल्ली पास रख दी हो। वैसे अगर आज शाम काका आ गए ना, तो रात सच में इंटरेस्टिंग हो जाएगी। उनके बिना ये ठंड और ये खामोशी अधूरी लगती है। उनके पास हर गली का एक नया किस्सा होता है। किस्सा छोड़ो यार, तुम्हें पता है आज मोहनगंज में मेला लगा है। पूरे इलाके में ढिंडोरा पिटा है। कहते हैं इस बार मेला पहले से कहीं बड़ा है। चलो ना, सब लोग एक साथ चलते हैं, मजा आएगा। पागल हो गया है क्या? इतनी ठंड में मोहनगंज कौन जाएगा? ऊपर से देख, ऊपर बादल कैसे गरज रहे हैं। लगता है किसी भी वक्त भयंकर बारिश शुरू होने वाली है। इस मौसम में मेले में सिर्फ कीचड़ मिलेगा, मजा नहीं। अरे रमेश, तू हमेशा डरता रहता है। मेला साल में एक ही बार लगता है, और बारिश हुई तो वहां बड़े बड़े टेंट है ना। बात और बढ़ने ही वाली थी कि अचानक आसमान बिजली से फट पड़ा, और उसी पल ढाबे के अंधेरे कोने में श्याम काका आकर रुका। सफ़ेद दाढ़ी, मोटा शॉल और आंखों में ऐसा थकान जो सिर्फ वक्त देता है। श्याम काका आ चुके थे। कैसे हो तुम सब? लगता है आज काफी इंतजार करवा दिया। मोहनगंज के मेले की बात कर रहे हो? वहां जरूर जाना, लेकिन याद रखना, मेले में भीड़ बहुत होती है, पर हर चेहरा इंसान का नहीं होता। अरे काका, आप कब आए? आइए, आग के पास बैठिए। आप तो बिल्कुल चुपचाप आ गए। काका, हम मोहनगंज जाने की ही बात कर रहे थे। आपको क्या लगता है, इतनी ठंड और बारिश में मेला जमा होगा? मेला तो कब का जम चुका है। मोहनगंज की वो जमीन पुरानी है। वहां हर साल लोग जाते हैं, पर वापस सिर्फ वो आते हैं जिन्हें वो छोड़ देता है। श्याम काका ने आग की तरफ हाथ बढ़ाए। उनके हाथ कपकपाए नहीं, बल्कि बिल्कुल पत्थर की तरह स्थिर थे। ढाबे का पीला बल्ब एक बार फिर झपका और बुझ गया। अब सिर्फ आग की लाल रोशनी उनके चेहरे पर थरथरा रही थी। काका, आपने अभी कुछ कहा कि हर चेहरा इंसान का नहीं होता। आपका मतलब क्या था? मोहनगंज का मेला कोई आम मेला नहीं है। आज से 20 साल पहले ठीक ऐसी ही एक काली रात को वहां एक झूला टूटा था। बहुत चीखें उठी थीं, पर बारिश इतनी तेज थी कि वो चीखें मिट्टी में दब गईं। काका, वो तो पुराना हादसा था। उसका आज से क्या लेना देना? लेना देना है बेटा, बहुत गहरा लेना देना है। वो छलावा भीड़ का फायदा उठाता है। वो किसी पुराने दोस्त की शक्ल लेकर तुम्हारे पीछे आएगा और तुम्हें बड़े अपनेपन से पुकारेगा।
वो कहेगा, चलो साथ में मेला घूमते हैं। बस कीजिए श्याम काका, ये सब फालतू बातें बोलकर हम लोगों को मत डराओ। आजकल के ज़माने में ये सब छलावा ढलावा कुछ नहीं होता। हम लोग तो जा रहे हैं मोहनगंज का मेला देखने। आप भी चलो हम लोगों के साथ, देखते हैं वहाँ किसका साया मिलता है। चलो हम लोगों के साथ। सुरेश की आवाज दुकान के बाहर सन्नाटे में गूंजी। श्याम काका ने धीरे से अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा तरस था, जैसे वो देख रहे हों कि मौत किस तरह इन जवानों को बुला रही है। ठीक है, जिद बड़ी है तुम्हारी, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन याद रखना, अगर वहां भीड़ में तुमने अपने किसी दोस्त को 2 जगह देखा तो भागना मत, क्योंकि तब तक तुम्हारी परछाई तुम्हारा साथ छोड़ चुकी होगी। श्याम काका धीरे से बेंच से उठे। समय ऑलमोस्ट रात के 10 बज गया था। चारों दोस्त थोड़े खामोश हो गए थे, पर सुरेश की बातों ने उन्हें एक झूठी हिम्मत दे दी थी। सब लोग अपने अपने घर की तरफ रेडी होने के लिए चल दिए। ठीक 11 बजे सब लोग गांव के उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिलने वाले थे, जहां से मोहनगंज का रास्ता शुरू होता था। जाते जाते मोहन ने पीछे मुड़कर देखा। चाय की दुकान की भट्टी अब बुझ चुकी थी, लेकिन श्याम काका वहीं अंधेरे में खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे कोई शिकारी अपने जाल में फंसने वाले शिकार को देख रहा हो। रात के 11 बज चुके थे। गांव के बाहर वो पुराना पीपल का पेड़ किसी भूत प्रेत की तरह अपने हाथ फैलाए खड़ा था। चारों दोस्त वहां पहुंचे, पर हैरानी की बात ये थी कि श्याम काका पहले से ही अंधेरे में खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। उनके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी, जिसकी रोशनी कांप रही थी। आ गए? चलो, रास्ता लंबा है और रात छोटी। जैसे ही उन्होंने पहला कदम आगे बढ़ाया, आसमान किसी पुराने दुश्मन की तरह गरज उठा। तेज बारिश शुरू हो गई, ऐसी बारिश जो धूल नहीं बल्कि उम्मीद को धो रही थी। कोहरा इतना घना था कि एक हाथ की दूरी पर खड़ा दोस्त भी नजर नहीं आ रहा था। भीगते हुए वो सब जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे कि अचानक रास्ते के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा घर दिखा। उसके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। अंदर आ जाओ बच्चों, बाहर काफी बारिश हो रही है। बुढ़िया के घर में शेल्टर ले लो, गरम खाना भी खिलाऊंगी। काका, अंदर चलें, ठंड से हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। अंधेरा धूप से ज्यादा गर्म होता है बेटा। चलो, जो नसीब में लिखा है वो तो होना ही है। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, घर की रोशनी अचानक चली गई। सन्नाटे में सिर्फ उनके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हुआ। इंसानी मांस की खुशबू, कितने साल हो गए, बहुत भूख लगी है, आज तुम लोगों का ही डिनर होगा। दरवाजा खोलो, काका बचाइए हमें। डर के मारे सबकी रूह कांप गई। सबने धक्का देकर दरवाजा खोला और जंगल की तरफ दौड़े। थोड़ी ही दूरी पर एक पुराना खंडहर मंदिर दिखा। सब हाँफते हुए मंदिर की दीवारों तक पहुंचे। कोहरा इतना घना हो गया था कि सांस लेना भी भारी था। ये क्या था? वो औरत इंसान नहीं थी, उसके पैर उल्टे थे। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा था मेला देखने मत चलो। तभी कोहरे को चीरते हुए वही औरत सामने आई, पर अब वो बुढ़िया नहीं बल्कि एक भयानक डायन बन चुकी थी। उसके बाल जमीन तक लंबे थे
आंखें खून जैसी लाल और नाखून किसी तलवार जैसे। मंदिर की दीवार तुम्हें नहीं बचा पाएगी, तुम्हारी परछाई अब मेरी है। वो डायन धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। सुरेश और मोहन रोने लगे। उन्हें लगा आज आखिरी रात है। तभी श्याम काका ने अपने शॉल के अंदर से एक पुरानी चमड़े की किताब निकाली। पीछे हटो, ये मिट्टी तुम्हारी नहीं है। इस पाक जगह पर तेरा कोई हक नहीं। बुड्ढे, तू इसे नहीं बचा पाएगा, इन्हें मेरे हवाले कर दे। ओम ह्रीं क्लीं शरणं गच्छामि। ओम ह्रीं क्लीं शरणं गच्छामि। जैसे जैसे मंत्र तेज हुआ, मंदिर की घंटियां अपने आप जोर जोर से बजने लगीं। एक तेज नीली रोशनी किताब से निकली और डायन चीखते हुए राख में बदलकर हवा में उड़ गई। चारों दोस्त बिना मुड़कर देखे अपने गांव रामपुर की तरफ भागे। सुबह हो रही थी। सूरज की किरणों ने उन्हें थोड़ी राहत दी। मोहन ने पूछा, काका कहाँ गए? सबने पीछे मुड़कर देखा। श्याम काका गायब थे। शायद काका अपने घर चले गए। हमें उनका शुक्रिया कहना चाहिए। वो सब श्याम काका के घर पहुंचे। वहां बाहर उनका बेटा रो रहा था और भीड़ जमा थी। भाई क्या हुआ? काका कहाँ हैं? हमें उनसे मिलना है। तुम लोग पागल हो गए हो? बाऊजी तो कल रात 9 बजे ही नींद में गुजर गए थे। हम तो उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। 4 दोस्तों के पैरों तले जमीन निकल गई। सबका शरीर ठंडा पड़ गया। अगर काका रात 9 बजे मर गए थे तो 10 बजे ढाबे पर उनके साथ चाय किसने पी थी और जंगल में दायन से उन्हें किसने बचाया था? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो हमारे साथ थे। उन्होंने वो पुरानी किताब निकाली थी, मंत्र पढ़े थे। तभी मोहन ने अपनी श्याम काका की पुरानी ब्रीफकेस खोला। उसे वही पुरानी चमड़े की किताब मिली जो पिछले रात में मंदिर में निकाली थी। उसने कांपते हाथों से किताब खोली। किताब के सारे पन्ने खाली थे सिवाय आखिरी पन्ने के। नहीं, ये नहीं हो सकता। सुरेश इधर देख। उस आखिरी पन्ने पर श्याम काका की फोटो बनी थी और उसके नीचे लिखा था, छलावा शक्ल बदलता है पर फितरत नहीं। उस दिन के बाद रामपुर में किसी ने रात को जंगल का रुख नहीं किया और आज भी जब गांव के बाहर कोई अनजान बुजुर्ग मुस्कुराता दिखता है, लोग अपनी नजरें झुका लेते हैं, क्योंकि रामपुर जानता है छलावा कभी नहीं मरता, वो सिर्फ अपना चेहरा बदलता है।